हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो टॉपिक है जैव अणु वाला टॉपिक। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है बीएससी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। तो यहाँ पर क्लास 12th के स्टूडेंट को ये बता दूँ कि ये जो आज हम बातें करेंगे और इस चैप्टर की जो सारे वीडियोज़ आएंगे आपके पास, आपका बेसिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको कई सारी एडवांस चीज़ें समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो लास्ट तक जो है सारे वीडियो देखिएगा और इस चैप्टर को जो है अच्छी तरह से हम कंप्लीट करते हैं। चलो शुरुआत करें। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए और एग्जाम्पल दीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए और एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए। तो बता दें आपको कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। मतलब आपके सामने जैसे कि मैं ये कहूँ कि यहाँ पे लिखा मैंने C6H12O6, C6H12O6, ये फार्मूला है साथियों ग्लूकोज का। क्या ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है? बिल्कुल है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर आपके सामने ये फार्मूला लिख रहा हूँ कि CH3COOH, इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है, लेकिन एक और शर्त तो होती है कि इसमें क्या होते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कहते हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, न कि ये वाले जो एसिटिक अम्ल है या फिर C2H5OH, ये है एल्कोहल है, लेकिन इसमें भी कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में प्रचुरता से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11, स्टार्च C6H10O5। ओके, आजकल कार्बोहाइड्रेट शब्द केवल N लगा देते हैं यहाँ पर। आजकल कार्बोहाइड्रेट शब्द केवल उन शर्कराओं के लिए प्रयुक्त होता है जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। क्या बात कर रहे हैं अपन? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कहते हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट। अथवा वे पदार्थ जो जल अपघटन पर इन्हें उत्पन्न करते हैं, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, शर्करा, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज, शर्करा, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो, जो स्टार्च है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े रहते हैं, बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स लगे रहते हैं। सेल्यूलोज जो है ये डाइसेकेराइड है। क्या है? इसको डाइसेकेराइड से कहते हैं। शर्करा के अंदर सभी तरह के आ जाते हैं। शर्करा जो है, शर्करा में अपन ग्लूकोज भी कह सकते हैं, फ्रक्टोज भी कह सकते हैं, सुक्रोज भी कह सकते हैं, शर्करा कह सकते हैं, शर्करा वाले कार्बोहाइड्रेट। ओके, सुक्रोज एक शर्करा है, ग्लूकोज भी एक शर्करा है, फ्रक्टोज भी एक क्या है? शर्करा है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है। तो यहाँ पर बात करें, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, समझ में आ गई डेफिनेशन, अथवा जिनके जल अपघटन करने पर ये यौगिक बनते हैं। इनमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु होता है। क्या होता है? एक असममित कार्बन परमाणु होता है। असममित कार्बन परमाणु का तात्पर्य यह है कि जिस कार्बन से क्या हो, चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो, उस कार्बन को क्या कहेंगे अपन? असममित। जैसे यहाँ पर अलग जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर अलग जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर अलग हो, यहाँ पर अलग हो, चारों तरफ अगर डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको अपन कहेंगे असममित कार्बन। जैसे कि मैं कहूँ कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो है ये C6H12O6 कैसे बनाते हैं? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। पहले वाले कार्बन को लिख दिया आप लोगों ने CHO और लास्ट वाले को लिख दिया आप लोगों ने CH2OH। ओके, अब OH
H और ये OH, ये भैया ये संरचना है ग्लूकोज की। अब यदि इसमें ग्लूकोज में असमित कार्बन देखें तो कितने असमित कार्बन मिलेंगे आपको? यहाँ पर 4 असमित कार्बन मिलेंगे। एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन, इसके एक तरफ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये और एक तरफ ये पूरा ग्रुप। तो ये कौन सा हो गया? असमित कार्बन। इसी प्रकार से ये वाला कार्बन देखेंगे तो एक तरफ ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ OH और एक तरफ ये ग्रुप। तो ये वाला कार्बन भी क्या है? असमित। यहाँ पर ये नहीं देखेंगे इस कार्बन के दोनों ओर सेम एटम जुड़े हुए हैं, ये नहीं देखेंगे। जब कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हो तो उसको क्या कहेंगे अपन? असमित कार्बन। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर ये वाला कार्बन असमित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का जो ये है स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो CHO ऐसे है, तो इसमें कार्बन की 2 वैलेंसी सेम एटम से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से ये वाला भी असमित कार्बन नहीं है, ठीक है, ये वाला भी असमित कार्बन नहीं है ये वाला। क्यों नहीं है ये वाला? क्योंकि इस कार्बन से 2 सेम एटम जुड़े हुए हैं, CH2OH। तो ग्लूकोज में अपने को कितने असमित कार्बन मिल रहे हैं? 1, 2, 3 और ये 4। ये वाला सिमेट्रिकल पोजीशन में, क्योंकि इससे 2 सेम एटम जुड़े हुए हैं, इसकी 2 वैलेंसी सेम परमाणु से ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। तो ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। असमित कार्बन किसको कहेंगे? जिसके चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट परमाणु से जुड़ी हुई हो। समझ में आ गई मेरी बात? ये किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज की। ऐसे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रक्टोज में क्या होगा कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6 कार्बन पहले ले लिए। ओके, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिख लिया आप लोगों ने CH2OH और यहाँ पर CH2OH लास्ट में लिख दिया। अब इसका क्या होता है? इसमें यहाँ पर लिखा मैंने OH, H, H, OH, H और OH। इसमें 3 असमित कार्बन है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। कितने असमित कार्बन है इसमें? 3 असमित कार्बन है। इसमें कितने? 4 असमित। 4 असममित। किसमें 4 असमित कार्बन है? ग्लूकोज में। 3 असमित कार्बन, 3 असममित कार्बन परमाणु किसमें है भैया? फ्रक्टोज में। किसमें? फ्रक्टोज में। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फ्रक्टोज में 3 असमित कार्बन है, ग्लूकोज में 4 असमित कार्बन परमाणु है। ठीक है, ये असमित नहीं है क्योंकि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये वाला असमित नहीं है क्योंकि इसकी कार्बन की 2 वैलेंसी सेम परमाणु से जुड़ी हुई है। ये वाला असमित नहीं है। सिर्फ 3 जो है कार्बन असमित हैं। चलो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी दिख रहे हैं ना? ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये फ्रक्टोज क्या है? एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है और ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं अथवा जिनके जल अपघटन करने पर ये यौगिक बनते हैं। जल अपघटन करवाने पर ये यौगिक बन सकते हैं। इनमें कम से कम असमित कार्बन परमाणु होता है, एक तो होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज जो कि पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ध्यान से देखिए, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और ये 5। पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्या है ये? पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ग्लूकोज की संरचना हम आपको बताते हैं। ये है ग्लूकोज की संरचना, देखिए ये ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना में पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। एक OH ये, एक OH ये, एक OH यहाँ पर, ओके, एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पे। यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन को अपन कहेंगे RSRR। RSRR का मतलब है इधर OH है, फिर इसमें इधर OH है, इसमें इधर OH है, इधर OH है, इधर OH है। ठीक है, इसको क्या कहूँगा मैं? D+ ग्लूकोज। डेक्सट्रोज भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? डेक्सट्रोज भी कह सकते हैं इसको। इसी प्रकार से ये फ्रक्टोज है ना? D- फ्रक्टोज। इसमें SRR कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब OH इस साइड में है तो S कॉन्फ़िगरेशन, इस साइड में है R, है ना, OH तो R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक OH, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो फ्रक्टोज क्या है? पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। ग्लूकोज क्या है? पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलो बात करते हैं आगे, वापस वहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे ग्लूकोज जो कि पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्या है? पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है।
तथा कितने असमित कार्बन है? 4 असमित कार्बन है। कौन कौन से 4 असमित कार्बन है? एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। 4 असमित कार्बन है इसमें, 1 2 3 4। ये वाला असमित नहीं है, मैं बता चुका हूँ, ये वाला भी असमित नहीं है। ऐसे कीटोन में 3 असमित कार्बन है, 1 2 और 3, ये 3 असमित कार्बन है। जबकि फ्रक्टोज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है, इसमें 3 असमित कार्बन है। समझ में आ गया किसके पास कितने असमित कार्बन है? ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कह सकते हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। ग्लूकोज में 4 असमित कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज में 3 असमित कार्बन होते हैं। मज़ा आ जाएगा आपको, अच्छी तरह से सुनिए आप मेरी बातों को। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण एवं उसके प्रकार। कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण और इसके प्रकार। देखो, एक तो पहली कंडीशन है जल अपघटन के पश्चात व्यवहार पर आधारित कार्बोहाइड्रेट। जल अपघटन के पश्चात व्यवहार पर आधारित कार्बोहाइड्रेट। जल अपघटन करेंगे तो क्या क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट को उनमें उपस्थित शर्करा इकाइयों के आधार पर, कार्बोहाइड्रेट को उनमें उपस्थित शर्करा इकाइयों के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मोनोसेकेराइड्स या सरल श्रृंखला। तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उनको क्या कह सकते हैं आप? मोनोसेकेराइड्स कह सकते हो। यह सरल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की इकाई होते हैं जो कि अन्य शर्करा अन्य इकाइयों में अपघटित नहीं होते। मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज छोटी इकाई है, ये और छोटी इकाइयों में नहीं टूटता है, ठीक है, इकाइयों में अपघटित नहीं होता है। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, इसको क्या कहूँगा मैं? मोनोसेकेराइड्स। आगे बढ़ते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स। इनमें 2 से 10, यदि 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं और इनको बीच में जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं इनके बीच में जो बंध होता है उसको कहते हैं भैया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड युक्त होती है। समझना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जैसे कि कोई भी शर्करा की बात करते हैं, आपको समझाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ पर होता है। जब सुक्रोज की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, आगे बात चलते हैं और आगे चलते हैं। सुक्रोज की ये वाला, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एक मोनोसेकेराइड इकाई ये हो गई, एक मोनोसेकेराइड इकाई ये हो गई, एक मोनोसेकेराइड इकाई ये है, एक मोनोसेकेराइड ये है। मतलब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज की इकाई और ये किसका है? सुक्रोज है। तो ये है ग्लाइकोसाइडिक। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, मेरी बात को आप समझो, इसमें 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ किसके द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। जैसे सुक्रोज में तो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ रहती, वैसे ही डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड ऐसे बढ़ते जाते, जितनी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं उस हिसाब से उसको बोला जाता है। पॉलीसेकेराइड में बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, मेरी बात को समझो आप। अब बात करें मोनोसेकेराइड इकाइयों के आधार पर इन्हें डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड इकाइयों के आधार पर इन्हें डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे सुक्रोज और माल्टोज, यहाँ पर माल्टोज है ना, माल्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, सुक्रोज माल्टोज, इनको क्या कहते हैं अपन? ये जो है डाइसेकेराइड हो गया, ये है ट्राइसेकेराइड, है ना। तो 2 से लेकर 10 जो मोनोसेकेराइड्स इकाइयाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? ओलिगोसेकेराइड्स। या फिर अपन और क्लासिफिकेशन अलग तरह से भी कर सकते हैं, डाइसेकेराइड भी बता सकते हैं कि डाइसेकेराइड में सुक्रोज माल्टोज होते हैं। रेफिनोज जो होता है वो क्या है? एक ट्राइसेकेराइड है, ठीक है। और अपनों ने ओलिगोसेकेराइड को किसमें बताया? जिसमें 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हो, 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हो, और ये इकाई आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। अब बात करें पॉलीसेकेराइड्स, इनमें मोनोसेकेराइड इकाइयों की लंबी श्रृंखला होती है। क्या होती है? लंबी श्रृंखला। मतलब बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ी रहती हैं, बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ। जैसे अपन बात करेंगे स्टार्च की बात करोगे आप, सेलुलोज की बात करोगे, तो इसमें 100 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ, जैसे 100 ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे। तो इनमें मोनोसेकेराइड इकाइयों की लंबी श्रृंखला होती है। ये रेखीय या शाखित दोनों होती है।
जैसे सेलुलोज और स्टार्च क्या है भैया, ये पॉलीसेकेराइड से हैं। यदि मोनोसेकेराइड श्रृंखला एक ही प्रकार की हो, यदि मोनोसेकेराइड श्रृंखला एक ही प्रकार की हो तो बनने वाला बहुलक क्या कहता है, होमोपॉलीसेकेराइड। मतलब आपके सामने कोई पॉलीसेकेराइड बन रहा है, उसमें 100 ग्लूकोज इकाइयाँ हैं और सभी ग्लूकोज इकाइयाँ, तो उसको क्या कहूँगा मैं, पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड। और यदि 100 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं, उसमें आधी ग्लूकोज है आधी फ्रक्टोज है, ठीक है, या फिर जो भी दूसरा मोनोसेकेराइड्स हो, तो उस कंडीशन में उसको कहेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। समझ में आया। यदि मोनोसेकेराइड श्रृंखला एक ही प्रकार की हो तो बनने वाला बहुलक होमोपॉलीसेकेराइड कहलाता है, एवं मोनोसेकेराइड इकाइयाँ भिन्न प्रकार की हो तो बनने वाला बहुलक क्या कहेगा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहलाएगा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो ये तो हो गया अपना क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर, जल अपघटन के पश्चात व्यवहार के आधार पर। जल अपघटन के पश्चात व्यवहार के आधार पर जो है कितने प्रकार के हैं, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड से हैं, फिर क्या देखा, ओलिगोसेकेराइड से देखा, फिर क्या देखा अपनों ने, पॉलीसेकेराइड से देखा। ओके, अब बात करेंगे अपचायक प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर, अपचायक प्रकृति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जिसका अपचयन हो जाता है, अपचायक प्रकृति के आधार पर। अपचायक कार्बोहाइड्रेट, समझना मेरी बात को, ये जो है ये टॉलिन अभिकर्मक या फेलिंग विलियन का क्या करते हैं, अपचयित। जो दूसरे का अपचयन कर दे वो क्या कहलाते हैं, अपचायक। तो टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन को क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, ये क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। मतलब इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। टॉलिन अभिकर्मक से, फेलिंग विलियन से ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं ये, तो इनको क्या कहेंगे, अपचायक कार्बोहाइड्रेट। तो ये टॉलिन अभिकर्मक या फेलिंग विलियन को क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज याद रहेगा कैसे हैं, अपचायक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो अपचायक नहीं होते, याद रखना यहाँ पर, ये टॉलिन अभिकर्मक या फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करते। एग्जाम्पल याद रखना, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये अपचयित नहीं करते हैं। हो गया। अपचायक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अपचायक कार्बोहाइड्रेट, ओके, अपचायक कार्बोहाइड्रेट में, और ये जो है अपचायक प्रकृति के आधार पर एक तो अपचायक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट जो अपचायक नहीं होते हैं, अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट, दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब है स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर तो आप जानते हो कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्वाद के आधार पर कुछ मीठे होते हैं और कुछ मीठे नहीं होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को स्वाद के आधार पर भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक तो है शर्करा। तो शर्करा में तो आप जानते हो, शर्करा मतलब मिठासपन। जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें शर्करा कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। आपने ग्लूकोज खाया होगा, आपने सुक्रोज तो खाया ही होगा, ठीक है, लेकिन फ्रक्टोज भी एक मीठा कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज से भी ज़्यादा मीठा है, ध्यान रखना, ज़्यादा मिठास होती है फ्रक्टोज में। तो जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें शर्करा कहते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। समझ में आ गई मेरी बात। अब चलो अशर्करा। अशर्करा किसे कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं उन्हें अशर्करा कहते हैं। स्टार्च और सेलुलोज, वृक्ष की छाल जो होती है ना वो क्या है, सेलुलोज की बनी होती है। मक्का में स्टार्च पाया जाता है तो इतना मीठा नहीं रहता है, तो मीठे नहीं होते उन्हें अशर्करा कहते हैं। मेरी बात को आप समझ गए हो। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब आपके एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, मोनोसेकेराइड से क्या होते हैं और मोनोसेकेराइड से ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना बताइए। मोनोसेकेराइड से क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना बताइए। ये वाला जो टॉपिक है मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा, तो इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर का। ओके, अगला लेक्चर जरूर देखिएगा। उस लेक्चर में मैं समझाऊंगा मोनोसेकेराइड से क्या समझते हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना। बहुत मज़ा आने वाला। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपको मैसेज मिल जाए। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।